जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। हुबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती नदी को, याद रखना है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब या फिर कुल कह सकते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद था नंद वंश का संस्थापक। हर्यक वंश कि किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। किसे? तो हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम दीवान पियादसी भी था? तो अशोक हो जाएगा राइट आंसर। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य हो जाएगा। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। किस धर्म को? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो चाणक्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या है? तो पण हो जाएगा राइट आंसर। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला हो जाएगा राइट आंसर। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। किसका? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना था, याद रखना है। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डायनेमिकस जो है ये भारत आया था, याद रखना है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश में। किसमें? तो महावंश में। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त है। किससे? तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, या किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। किसने? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये कहा था मेगास्थनीज ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य कह सकते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उसका नाम क्या हो जाएगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय। फाह्यान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाह्यान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। किसने? तो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन कौन कौन से थे? तो प्रार्थना, याचना व विरोध। क्या हो जाएगा? तो उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन कौन कौन से थे? तो प्रार्थना, याचना और विरोध हो जाएगा। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो उग्रवादियों ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो वेडरवर्न। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की? तो चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है, देशबंधु की उपाधि से किसे जाना जाता है? तो जब बात करेंगे कि देशबंधु की उपाधि से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को। किसे? तो देशबंधु की उपाधि से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में पारित किया कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है झंडा गीत। अब हम पॉलिटी के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। जब पूछा जाएगा कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया, तो एम.एन. रॉय। ध्यान रखना है संविधान किसका? तो संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने? तो एम.एन. रॉय। याद रखेंगे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, इसलिए याद रखना है कि संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में। कब? तो सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो यह की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष की जब बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर होगा। और अगर यहीं पर पूछ लिया जाता आपसे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। और जब बात करेंगे अस्थायी अध्यक्ष की, तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो 13। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा?
तो भारतीय संविधान को बनाया गया है संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता है ये भारत की जनता में निहित है। किसमें? तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। किसमें? तो भारत की जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो उद्देशिका में संशोधन केवल एक बार किया गया है। कितनी बार? तो केवल एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था 1976 में। प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1976 में। जिसके द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको कमेंट करके बताना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग अंत तक वीडियो को देखते हैं। इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। एक मैं बता देता हूं समाजवाद, 2 आपको कमेंट करके बताना है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है तो संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। अनुसूचियों की जब बात होगी तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है? तो कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। क्या है? तो भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है? तो कुछ एकात्मक है और जो कुछ है कठोर है। परमादेश याचिका का क्या अर्थ होता है? तो हम आदेश देते हैं। क्या होता है? तो परमादेश याचिका का क्या अर्थ होता है? तो हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समता की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहाँ दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधन में। किस पर? तो नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। किसमें? तो संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? तो अनुच्छेद 51 ये में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से। दोस्तों इतने प्रश्न थे तो मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप इनको केवल इतने ही प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके रिवीजन के लिए आपको कहाँ जुड़ना है? तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।